हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज़। जश्न आज़ादी की इस सीरीज़ के इस एपिसोड में हमारे साथ जो पर्सनालिटी इस वक्त मौजूद हैं वो ना कि सिर्फ बसवा कल्याण गुलबर्गा डिवीज़न बल्कि पूरे कर्नाटक के लिए कोई मामूली नाम नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं WPI स्टेट सेक्रेटरी एंड चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ आइडल इंस्टीट्यूशन जनाब मुजाहिद पाशा कुरैशी साहब। सर, सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो इस इंटरव्यू किस तरह से स्टार्ट करेंगे कि सर कि हिंदुस्तान आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। आज़ादी के क्या मायने समझते हैं आप? आज़ादी किसे कहेंगे आपकी नज़र में, अगर मैं पूछूं आपसे तो? सबके लिए आदाब और सलाम। एंड टुडे आई होल हार्टेडली आई गिव द ग्रीटिंग्स टू माय ऑल माय बेस्ट विशर्स एंड द फ्रेंड्स, द सिटीजन ऑफ द एंटायर स्टेट कर्नाटका। आज़ादी के इस 75वें यौम पर हम इस बात को बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि आज़ादी जिस हम पूरी दुनिया के अंदर, भारत एक ऐसा देश है जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है, इसके बावजूद कि हमारे इस देश के अंदर जो ख़ास हमारी अपनी जो पहचान है अनेकता में एकता, यानी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें इतने वर्ग, इतने रंग और इतने नस्ल के लोग रहते हैं। उसके बावजूद भी हम सब एक हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इन सब को, जहाँ पर एथनिक्स क्लैशेस चल रहे हैं, वैसे में हमारी सबसे बड़ी इस आज़ादी के अंदर यूनाइट रखने में हम सक्सेस हुए। पहली एक चीज़ तो मैं इन 74 साल हमारे आज़ाद हुए देश को 74 साल हुए और ये 75वीं हमारी जो है योम आज़ादी को हमने कल ही मनाया। दूसरी चीज़ जो हमारे मुल्क की आज़ादी के ख्वाब को जो देखा गया था उसको ब्रॉड कॉन्सेप्ट में देखें, ब्रॉड प्रोस्पेक्टस में हम देखें तो ये बात सामने आती है कि हमारा देश इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर डेवलप हुआ। हमारा देश इंडस्ट्रियलिस्ट के लेवल पे पीछे रहा। जिस गति के साथ, जिस तेज़ी के साथ हमको इंडस्ट्रियलाइजेशंस के अंदर आगे बढ़ना चाहिए था, हमने नहीं बढ़ पाया। फिर तीसरा, हमारा जो सिविलाइजेशंस होना चाहिए था कि हम वर्ल्ड के लीडर अपने आप को बनाएं, इसमें भी हम कास्ट और एथनिक्स का जो कॉन्फ्लिक्ट्स में हम इस वक्त बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं एक पॉजिटिव बात कह रहा हूँ, एक साथ में एक नेगेटिव बात भी कह रहा हूँ। तो इस तरह से हमारे देश के अंदर जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि हमारी हुई है कि हम एक मजबूत भारत के तौर पर हम उभरे हैं। आज हम एक देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर IT सेक्टर्स में हम पूरी तरह से लीड कर रहे हैं। जहां दुनिया के अंदर हम IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम अपने आप को बहुत आगे बढ़ाया। इस एतबार से हमने उपलब्धि हासिल की है। देश के आज़ादी में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया था, जिस भी मज़हब के थे या फिर जिस भी कास्ट के थे, आपको लगता है कि तमाम की हिस्सेदारी बराबर की थी, या फिर जो आजकल जिस तरह से रूमर्स उठाए जा रहे हैं कि बस हमारे ही लोगों ने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया था, आपके लोगों ने कम परसेंटेज पे थे? परसेंटेज में बिलीव करते हैं हम देश की आज़ादी को लेकर, या फिर थोड़ी कोशिश या बड़ी कोशिश, इसमें कोई फ़र्क नहीं है? देखिए, हमारे पास देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, जिसमें ये बात कही गई कि सबसे पहली चीज़ बतलाई गई कि वी द पीपल ऑफ द नेशंस। ये नहीं कहा जाता है कि किसमें कौन है। और फिर दूसरी बात यह है कि इस देश की आज़ादी में जहाँ भगत सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दी, वहाँ अशफाक़ उल्लाह खान ने भी अपनी जान की कुर्बानी दी है। जहाँ रेशमी रुमाल तहरीक चलाई गई, वहीं खिलाफत मूवमेंट चलाया गया, वहीं दूसरी तरफ क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया। तो ये जो है देश की आज़ादी में मुसलमानों ने भरपूर हिस्सा लिया और यहाँ पर तमाम वर्ग के, तमाम लोगों के, इस तमाम ज़ात, तमाम धर्म, सब लोगों ने इस मामले में इस देश की आज़ादी में अपना योगदान प्राप्त दिया है। हम इस तरह की डिवीज़न करना ये सही नहीं लगता। हिंदुस्तान के अगर एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए आपकी नज़र में? क्या फिर कुछ ऐसा हुआ है, कुछ और बेहतर किया जा सकता था, या फिर बहुत बेहतर हो रहा है? देश के अंदर जो है हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन का जो सेक्टर रहा, ये हम उतनी जितना हमें प्लान करना चाहिए था एजुकेशन पर
हमने अपनी जितनी हमारा इन्वेस्टमेंट और जितना हमारा प्रोग्रेस होना चाहिए था हमारा नहीं हुआ। जो पॉलिसीज़ जो ब्रिटिश रूल ने एजुकेशन की जो पॉलिसी ड्राइव की है वही एजुकेशन पॉलिसी चलते आई। पहली मर्तबा इंडियन गवर्नमेंट ने दोबारा 2 चीज़ें आई। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत कंपलसरी एजुकेशन के लिए जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाया वो 2005 में वो एक बहुत बड़ा अपने अंदर एक जो है एक बड़ी उपलब्धि थी। उसके साथ एक दूसरी चीज़ जो डेवलपमेंट हुई वो है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP के तहत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके अंदर स्किल्स पर जो है अब तवज्जो देने वाली बात कही जा रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, सिर्फ स्कूल को लर्निंग क्लरिकल और डेटाबेस टीचिंग दी जा रही थी। हमारे पास बावजूद इसके कि इंडिया के अंदर जिसमें मैं इस वक्त नाम लेना चाहूँगा पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, जिन्होंने जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और उन्होंने इंडिया के अंदर जो फर्स्ट IITs की बुनियाद रखी उन्होंने। IITs IIMs जो है इस मुल्क के वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू और एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने देश को 6 बड़े IITs की बुनियाद रखी। तो इससे एजुकेशन में IITs के लिए बहुत बड़ी डिमांड मानी जाती थी, लेकिन IITs के ज़रिए से भी जो लोग हैं लाखों इंजीनियर्स भी निकल रहे, लेकिन वो स्किल्स के ना होने के नतीजे में उनके जो है उनके अंदर बहुत सी कमियाँ रही हैं। हमें अपने एजुकेशन को बहुत ही डिफिनेट और बहुत ही डायरेक्टिव लेवल पे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके बाद के जो रिफॉर्म्स आए हैं जस्ट ओनली कीप ऑन कैरी ऑन की बात चलती आई है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें न्यू थिंकिंग लानी चाहिए। बात करें इंजीनियर्स की भी हो रही है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स हम प्रोड्यूस करते हैं। डॉक्टर्स हमारे यहाँ मौजूद हैं, साइंटिस्ट हमारे यहाँ मौजूद हैं, मगर हम वहाँ क्यों नहीं पहुँच सके जहाँ हमें होना चाहिए था। अगर किसी और कंट्रीज़ के पास इतने डॉक्टर्स इतने इंजीनियर्स मौजूद होते तो शायद कहीं और होता, मगर हिंदुस्तान पिछड़ा हुआ माना जाता है। सबसे ज़्यादा बेरोज़गार, पढ़े लिखे बेरोज़गार हमारे मुल्क में पाए जाते हैं। क्या लगता है आपको? ऐसी बात नहीं है। जो सबसे एक बात आपने बड़ी अच्छी की कि हमने इंडिया जो है पूरे दुनिया को बड़े अच्छे से ज़्यादा डॉक्टर्स दिया, इंजीनियर्स दिया, लेकिन जो है हमारे यहाँ बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स नहीं हैं, उनके लिए वो प्लेटफार्म्स नहीं हैं। अब कितने ही इंडियन ओरिजिन्स लोग हैं जो यूरोप में और अमेरिका में अपने रिसर्च के ज़रिए से वो आज हम जहाँ हम सोचते हैं कि जहाँ कल्पना चावला का नाम ले लेते हैं, तो जिसने स्पेस के अंदर अपने अंदर आगे बढ़े। तो ऐसे ही बहुत से जो लोग थे तो जिन्होंने एजुकेशंस के लिए रिसर्च के और यहाँ पर मौके नहीं मिले। इंजीनियर्स और डॉक्टर्स तो एक जो है सर्विस ओरिएंटेशन की बेस पर हो गए, रिसर्च के अंदर हमारा जो सेक्टर है वो पीछा रह गया। तो रिसर्च के अंदर आगे जाते हैं तो हम बहुत आगे जा सकते थे। जिस तरह से हम न्यूक्लियर में हम दुनिया के अंदर एक इंडिया के अंदर सुपर पावर है कि इंडिया एक न्यूक्लियर कंट्री के ऐसे गिना जाता है, और दुनिया के अंदर हम साइंस और टेक्नोलॉजी में भी इसरो ने एक वो रोल अदा किया है जो करीबन 115 को सैटेलाइट को हम स्पेस में लॉन्च करने में हम कामयाब हैं। वर्ल्ड के हम जो है सैटेलाइट APJ अब्दुल कलाम के जिन्हों पहले फर्स्ट मिसाइल मैन हैं जिन्होंने स्पेस के अंदर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, वो दुनिया के अंदर सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी तादाद में हम स्पेस में बड़ा हम रोल प्ले किए हैं। तो ये हमारे अपने अंदर एक बड़ी ताकत की हैसियत रखता है। सर अगला सवाल अगर आपसे मैं पूछूं, भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, अलग अलग सरकारों ने यहाँ पे हुकूमत की है। कांग्रेस की अगर बात करें तो 60-65 साल से ज़्यादा का वक्फा उन्होंने यहाँ गुजारा। बीजेपी अपना 3rd टर्म कंप्लीट कर रही है और भी दूसरी सरकारें आई गठबंधन की। आपको क्या लगता है किस तरह की पॉलिटिक्स हुई हिंदुस्तान में? क्या इन सरकारों ने कहीं ना कहीं कोताही बरती या फिर आपको लगता है कि नहीं सब ने ठीक से काम किया था? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। 60 साल से ज़्यादा जो कांग्रेस को हुकूमत करने का, इस देश को चलाने का एक जो मौका मिला, उसमें बहुत से उन्होंने सक्सेसफुल अपने इवेंट्स को चलाया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत लार्जेस्ट कम्युनिटीज़ को, इंडिया की एक बहुत बड़े सेक्टर को वोट बैंक बना के रखा। तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो उन्होंने किया, जिसके नतीजे में कई ऐसे इश्यूज़ क्रिएट हो गए जो हम कह सकते हैं कि देश के दरमियान में वो इसको जहाँ उन्होंने लोगों के साथ जो इनजस्टिस हुई, उस इनजस्टिस को जो है रोकने में वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन साथ ही साथ ये बात हमारी बड़ी अहम है कि इस 21st सेंचुरी में आफ्टर 2000 के हमारे पास जो है भारत के अंदर बहुत से तब्दीलियाँ आई।
इन 20 सालों में देश के अंदर बहुत से नए एक कल्चर को डेवलप होते हुए नज़र आए। शुरू से भी करप्शन रहा है हमेशा, लेकिन करप्शन जो है किसे इस वक्त जो बीजेपी गवर्नमेंट आई इसमें जो है करप्शन के साथ साथ कम्युनलिज़म्स और हेट पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिला बहुत ज़्यादा, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई इस वक्त जो देश को जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो कम्युनल और हेट पॉलिसीज़ से आ रहा है। आपको इस तरह से देश के अंदर जो है पूरी एक जो हमारी जो सॉलिडेरिटी थी उसको, जो हमारा अपना जो कल्चर था, हमारी अपनी जो पहचान थी, उसका बहुत बड़ा डैमेज इस वक्त हो रहा है। इस हद तक ये डेवलपमेंट हो रहा है कि मेजॉरिटेरिज्म्स का डेवलप हो रही है कि मेजॉरिटी रोल की बात है तो माइनॉरिटीज़ हो या अपोजिशंस हो, अगर उनको साइडलाइन किया है तो डेमोक्रेसी को ये सबसे बड़ा डैमेज करने वाला इवेंट है। एक बात आपको मैं बतला दूं कि इस वक्त जो है हमारा देश जो हमारे सब लोगों को जोड़कर अपोजिशंस हो ना, अपोजिशंस का रोल ऑफ अपोजिशन ख़त्म हो गया। महंगाई इस हद तक बढ़ गई और फिर एक दो सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है कि इनसिक्योरिटीनेस अमॉन्ग द पीपल, देयर ओन सिटीजन्स को ये चीज़ महसूस हो रही है। एक तीसरी जो चीज़ होती है वो ये है कि इसके ज़रिए से कॉरपोरेट पॉलिसीज़, ये गवर्नमेंट्स की जो है कॉरपोरेट वेलफेयर पॉलिसीज़ बनाए उन्होंने, जबको चाहिए था कि ये वेलफेयर स्टेट की बात करते, पूरे हम लोगों के जनहित की बात करते, उसके बजाय कॉरपोरेट के हक़ में उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बनाई है। तो आज जो चीज़ हो रही है वो जो चाहे वो कांग्रेस की ज़माने की पॉलिटिक्स लो या तो बीजेपी की गवर्नमेंट, वो शेर थी तो ये बीजेपी सवा शेर हो गई कॉरपोरेट वर्ल्ड के फेवर में डालने में जी। तो इस वक्त जो इकोनॉमिकल जो हमारा जो ग्राउंड जो हम पूरी तरह से जो पीछे चले हैं, इसके अंदर जब ये आज तक हमारे लिए एक ढंग का एक मजबूत एक हमारा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं मिल पाया, जो क्वालिफाइड फाइनेंस मिनिस्टर जिसको हम कह सकते हैं। तो ये हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं जिस वक्त हमारे पूरे जो समझदार और हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशंस को ये सोचना चाहिए। इस वक्त एक ये भी चीज़ हो गई कि मौजूदा बीजेपी गवर्नमेंट ने जो पीरियड में तो जस्टिस के लिए लोगों के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आकर तक ये कहा कि जो कुछ हो रहा है सही नहीं हो रहा है। पॉलिसी और जुडिशरी पर जो है कभी भी पॉलिटिक्स इम्पैक्ट नहीं करी थी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने जुडिशरी पर भी इसके अपने असरात डाले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पे तो थे ही थे, लेकिन जुडिशरी पर। एक आखिरी बात जो इस वक्त जो है इनकी इस ज़माने में जो चीज़ आई है वो ये है कि मीडिया एक जो है डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर था, वो भी पूरा का पूरा बयास्ड हो गया है। वो भी जो है इस वक्त जो मीडिया को उन्होंने अपने हार्ड जो मीडिया बना दिया है। कोई भी मीडिया का जो रूल था कि वो इंडिपेंडेंटली लोगों के इश्यूज़ को, लोगों के पॉलिसीज़ को, सब जो गलत पॉलिसीज़ को सामने लाना था, वो इस वक्त उन्होंने मीडिया को भी ख़रीद कर बहुत ही अपने घर की खेती बना रखा है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मीडिया बायस्ड हो गया है, हेट पॉलिटिक्स हो रही है, मुखालिफ यानी कि हर तरह से कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने को, अगर इन बातों को, तमाम बातों को सच मान भी लिया जाए तो ये मौका दिया किसने ये सब करने का? अचानक तो तमाम चीज़ें वजूद में नहीं आती, धीरे धीरे उन्होंने अपना एक स्टैंड लिया होगा। आपको क्या लगता है इनको इन तमाम चीज़ों को करने का मौका देने वाला कौन, किसने ये रास्ता मुहैया किया उन्हें? मैंने एक चीज़ आपकी बहुत अच्छी कि इस वक्त जो है न्यू नाज़िज़म्स, मैं एक पूरी स्लोगन आपको दे रहा हूँ कि नाज़िज़म्स जो है हिटलर जो का जर्मनी में उन्होंने जो अपना नेशनलिज़म की जो पॉलिसीज़ को ड्राइव किया था, वो इंडिया में भी आहिस्ता आहिस्ता उसको क़दम जमा रही है। तो ये जो फैसिज़म की जो बात कर रहा हूँ मैं, एक्सट्रीमिज़म की जो बात कह रहा हूँ मैं, वो ये बात का हमको इस वक्त बहुत बड़ा ख़तरा लग रहा है कि ये नेशन का नाम तो नेशन के लिए लिया जाएगा, लेकिन जो है वो नेशन के हक़ में काम करने के बजाय नेशन के को कमज़ोर करने का काम करेंगे। तो वो वहाँ कम्युनिटीज़ में देखिएगा अल्टीमेटली क्या हो गया, ज्यूस के ख़िलाफ़ उन्होंने अपना मूवमेंट चलाया, अल्टीमेटली ज्यूस को बहुत बड़े एक जेनोसाइड से गुजरना पड़ा। यहाँ पर भी जो कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ जो उन्होंने अपने मूवमेंट चला रहे हैं, चाहे वो पेगासस का इस्तेमाल करना हो, चाहे सुल्ली डील के नाम से मुस्लिम ख़वातीन को हरासमेंट कराना हो, या फिर जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ में उनका इंटरफेरेंस करके मुस्लिम औरतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं पहुंचाना है, ये एक बहुत बड़े इस तरह के इश्यूज़ हमारे सामने हैं। यानी कि अब
इंडियन गवर्नमेंट जो फिलहाल मोदी सरकार है इसको हिटलर की अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी से कंपेयर कर रहे हैं। पूरा कंप्लीट हिटलर की पॉलिसी के ऊपर न्यू उसका रिफॉर्म्स, न्यू चेंज फॉर्म की शक्ल में ये उभर कर सामने आ रही है। हिटलर 2.0 आप कह रहे हैं? जस्ट बस उसका जस्ट 0.2 के तौर पर अपने न्यू नाजिज्म्स की पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जाए। अगर बात करें इनसिक्योरिटी की और यंगस्टर्स की, तो जिस तरह से हेड स्पीचेस हो रही हैं, जिस तरह से कम्युनलिज्म फैलाया जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ नफरत बांटी जा रही है, क्या लगता है आपको नौजवान हिंदुस्तान में एक यंगेस्ट कंट्री माना जाता है वर्ल्ड का, जिसमें 35 साल से कम उम्र लोग के ज़्यादा लोग हैं, तो क्या लगता है इस तरह की अगर पॉलिसीज़ चलती रही, इस तरह की मुखालिफत अगर होती रही, हेड स्पीचेस को लेकर हेड स्पीचेस इस तरह से बढ़ती रही, तो क्या असर पड़ेगा, क्या फ्यूचर रहेगा इंडिया का? आपकी बात बहुत सही है कि भारत हमारा जो है एक विशाल देश के साथ साथ एक युवा भारत हमारा कहलाता है। हमारे अंदर सबसे, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा नौजवान इस देश के अंदर हम रहते हैं। मैं एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि जो हेट करने वाले लोग हैं बहुत कम लोग हैं, आटे में नमक के बराबर हैं जी, लेकिन मोहब्बत करने वाले इस देश के अंदर बहुत लोग हैं। हर कम्युनिटी में, हर धर्म में जो लोग हैं वो सब लोग प्रेम की बात करते हैं, सब लोग जो है एक जो है इंटीग्रिटी की बात करते हैं, फेटर्निटी की बात करते हैं। आज हम एक बसव कल्याण को ही हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि पूरे भारत और पूरे स्टेट के दरमियान में एक मॉडल है, तो हम जो है इसको ही हम अपने आप को एक मॉडल की शक्ल में रखेंगे। नफ़रत एक जहर है, चाहे कोई भी खाओ उससे मरना है। चाहे मुसलमान किसी हिंदू से नफ़रत करे तो भी उसके लिए नुकसान है, कोई हिंदू मुसलमान से नफ़रत करे तो भी नुकसान है। तो नफ़रत एक जहर है, इसको कोई भी आदमी इसको हाथ ना लगाए, ये हमारे देश के हित में नहीं है। एक बात आपने बड़ी अच्छी है कि हमने बहुत इस देश के अंदर हम एक देश को बहुत ही ऊंची नज़र से देख रहा हूँ कि हमारा आने वाला ज़माना, आने वाले दिन भारत के दिन होंगे। भारत तरक्की करेगा और भारत के नौजवान आगे बढ़ेंगे और देश को संभालेंगे। इसमें से मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि हमारे जो साबिक़ा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम ने जिन्होंने कभी भी एड्रेस किया तो नौजवानों को एड्रेस किया, कॉलेज के स्टूडेंट्स को एड्रेस किया, स्कूल के स्टूडेंट्स को एड्रेस किया। तो बोले ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर इस भारत के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर अगर एक 300 IAS ऑफिसर इस काबिल बन जाए और वो देश को चलाने के लिए अपनी जगह ले लेते हैं तो समझ लीजिएगा कि देश का तकदीर बदल जाएगी। और ये बहुत आइन मुमकिन है। आने वाले दिनों में जो ब्यूरोक्रेसी में काम करने वाले लोग हैं, जो आने वाले दिनों में जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो देश की हित में अच्छी सोच और अच्छे विचार रखते हैं, देश को लेकर यूनाइटेड वे में आगे चलने वाले विचारधारा, मुझे आइन मुमकिन है कि ये देश हमारा बहुत बड़ी तरक्की की ऊंचाई पे पहुंचेगा। एक ज़माना जिस तरह से भारत को एक गौरव हासिल है कि हिमालय पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट चोटी वाला मुल्क है, ऐसा ही हमारा देश भी, भारत पूरी दुनिया का एक बहुत ही बेहतरीन मुल्क बनकर उभरेगा। हिंदुस्तान लीड करेगा आप कह रहे हैं पूरी वर्ल्ड को। लीड की अगर बात करें तो 2020 अगस्त में यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बयान दिया था कि अगर हिंदुस्तान के जितने यंगस्टर अगर हमारे पास होते, वहाँ जितने पढ़े लिखे लोग अगर हमारे पास होते, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स अगर हमारे पास होते, तो हम आधी से ज़्यादा दुनिया पे हुकूमत कर सकते थे। हमने क्यों नहीं की? ये जो बहुत ही जो चुभता हुआ सवाल है वो ये है कि हमने यहाँ के रिसोर्सेस को सही इस्तेमाल नहीं किया जी। हमने नौजवानों को इस देश की तरक्की में लगाने के बजाय देश के अंदर नफ़रत फैलाने में हम काम ले रहे हैं। हमारे नौजवान युवा पीढ़ी को जो है उनके अंदर इंटेलिजेंसी है, उनके अंदर बहुत ही स्किल्स हैं, उनके लिए रिसर्च के अवसर हम देने की हम बात करते तो आज हमारे लिए बहुत मौका मिलता था। मैं ये बात से ये आपको आपके चैनल के माध्यम से जो बात रखना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में नौजवानों को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा देश के लिए। अब तक हमने जो कुछ भी देश से मांगा, देश से लिया, लेकिन देश को देने के लिए हर एक आदमी अपनी बिसात भर कोशिश करे। तो ये जो देश को अपना कंट्रीब्यूशंस करने के लिए लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। ये बात हम बहुत ज़रूरी है समझते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ जो भी हमारी गवर्नमेंट आ रही है वो चाहे वो हमारे मैन इज़ द मेन रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट है। और इस देश के अंदर चाहे माइनिंग के लिए बेलारी में हम देखते हैं तो माइनिंग्स होते हैं, इतने माइनिंग्स से हमारे पास इंडिया के अंदर निकलते हैं, वो माइनिंग का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं आप बताओ कि अगर हमारे पास इंडिया का ट्राई कलर भी चाइना से होकर इंपोर्ट होता है और हमारे पास जो है कुमकुम से लेकर जो है बिंदिया से लेकर हमारे पास जो है रंगोली सारे के सारे हमारे पास चाइना से इंपोर्ट करते थे, देन व्हाट वी आर डूइंग। तो हमारे पास
जो सेल्फ निर्भर अपने तौर पर अपने पैरों पर हमारे भारत को खड़ा होना होगा। उसके लिए हर छोटे से लेकर बड़े तक, कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर लार्जेस्ट इंडस्ट्री मोदी तक। सरकार ने तो वही नारा दिया, आत्मनिर्भर बन जाओ, लेकिन उसके लिए एक पॉलिसीज उन्होंने ड्राइव नहीं किया। अच्छा। पॉलिसीज़ के साथ अभी भी बोलो, हमारे पास कर्नाटका गवर्नमेंट भी अभी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ को अप्लाई करने वाली बात कह रही है। 2023 से अप्लाई करने वाली बात है, तो हमने 2021 और 22 में हम अप्लाई करने की बात, तो तैयारी क्या की हमें पूछ रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट तैयारी के बगैर हमारे इनिशिएटिव ले रही है, जो सही नहीं है। तैयारी के साथ, सही प्लानिंग के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। 2030 अभी 9 साल, कहाँ देखते हैं आप भारत को? देखिए, विज़न 2020 का हमने प्लान बनाया था, उसके बाद विज़न 2030 की हम बात कर रहे हैं। तो ये बात ऐसी लग रही है कि हम बस डेट आगे पे आगे बढ़ाते चला जाएं। जब तक स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट डिसीजन पॉलिसीज़ हम नहीं बनाएंगे, हम कोई अच्छा हम देश के लिए अच्छा हम जो एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर सकते। आखिरी अगर सवाल मैं पूछूं लड़कियों को लेकर, कि हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले और लगभग आज भी कई इलाक़ों में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगाई जाती है, उन्हें मिनिमम एजुकेशन देने की बात की जाती है। क्या लगता है आपको, कहाँ पे कमी रह गई? एजुकेशन पॉलिसीज़ में कमी रह गई या फिर हमारे अपने कल्चर में कमी रह गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन में लड़कियां तालीम में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। एक ज़माना था जिस वक्त लड़कियों को तालीम के बारे में, उनके बारे में बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस थे उनके लिए, लेकिन आज जो है लड़कियां तालीम में आगे बढ़ रही हैं। लड़कियां अपने हुदूद का लिहाज रखते हुए हम चाहेंगे कि वो आगे बढ़ें, जो कुछ भी उनके साथ अपने लिमिटेशंस हैं उसका लिहाज रखते हुए। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें से लड़कियां तालीम में पीछे हैं। लड़कियां आज चाहे CBSE हो या चाहे हमारी जो स्टेट बोर्ड्स हो, सारे जगह पर भी लड़कियां हमारे टॉप लीड कर रही हैं। लेकिन जो उनको सिक्योरिटी और प्रोटेक्शंस जो होना चाहिए था, उनके जो मौलिक अधिकार जो उनको मिलनी चाहिए थी, उनकी जो फैसिलिटीज़ उनको जो होना चाहिए था, आज हम भी हमारे पास बहुत से ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहां उनको बेसिक उनकी नीड्स उनको पूरी नहीं हो रही। आज जहां जो अपने सर्विस जो सेक्टर्स पे जहां वो काम कर रही हैं वहां उनकी सिक्योरिटी नहीं हो रही है। शाम के 6 बजे के बाद नॉर्थ में जाएंगे तो और लड़की को बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है। तो कल्चर्स के मतलब, और लड़कियों को, औरतों को फिर इस तरह से उनको मिसयूज़ किया गया, एक कमोडिटी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मैंने जो बात इस तरह से रखा कि फ़ेसबुक पर, सोशल मीडिया पर को उनकी पॉलिसीज़ को ख़ास करके जो है सुल्ली डील के तौर पर जो 5 जुलाई को किया गया था, बहुत ही इस वक्त जो है एक ऐसा चैलेंजिंग उनके सामने। लड़कियों को भी स्ट्रांग होने चाहिए और उनके अंदर सेल्फ़ डिफेंस उनके अंदर अपना डेवलप होना चाहिए। और लड़कियां आपके साथ साथ जो उनके जो साथ रहने वाले लोग हैं वो भी स्ट्रांग बननी चाहिए। तो लड़कियां जो हाँ रेप केसेस बढ़ रहे हैं या उनके लिए उनको हिरासमेंट और टॉर्चर किया जा रहा है, इस तरह के बावजूद भी हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि फिर भी हमारे पास साउथ इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ। तो साउथ इज़ मोस्ट बेटर देन नॉर्थ। हम चाहते हैं कि हम जिस हिस्से में रह रहे हैं इस तरह से हम बहुत ही सेफ़ जोन में हैं। अगर आखिर में कहूँ आपके व्यूवर्स के लिए, अगर आप कोई अपील करना चाहें, अगर कुछ कहना चाहें अपने व्यूवर्स से, मैं हमारे तमाम मेरे चाहने वाले और साथ में से मेरे पैगाम सुनने वाले साथियों के लिए पैगाम ये है कि साथियों, हम सब मिलकर एक यूनाइटेडली और एक प्रोग्रेसली देश को बनाने में हम बहुत बड़ा रोल पढ़ना है। हमारा एजुकेशनल जो सेक्टर्स हो, हमारा जो है सोशल सेक्टर हो, और हमारा पॉलिटिकल सेक्टर्स हो, और हमारा जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिकल सेक्टर्स हो, ये चारों सेक्टर्स में बैलेंस वे में इस देश को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे हम आगे बढ़कर एक मजबूत भारत बना सकते हैं। इकोनॉमिकली हम डेवलप हो रहे हैं लेकिन सोशली बैकवर्ड हो रहे हैं, या तो फिर पॉलिटिकली अगर वीकनेस है, तो ये जहाँ जहाँ इनजस्टिस हो रही है उन सब को हम बालाए ताक रखते हुए आगे बढ़ना होगा। एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा हर इवेंट को, हर एक जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर हम इस देश की तरक्की में रोल प्ले कर सकते हैं। निगेटिविटी को छोड़ दें। निगेटिविटी से दुनिया में कोई काम तरक्की का नहीं हो गया। दुनिया, तुम देखो कि दुनिया पूरी क़यामत बर्पा हो गई है, और तुम्हारे हाथ में अगर एक पौधा हो तो तुम्हें चाहिए कि उस पौधे को बो, ताकि वो तुम ये ना देखो कि वो क्या क़यामत से पूरी तबाही आ रही, बल्कि तुम्हें अपना रोल प्ले करते हुए तुम्हें अपने आगे बढ़ाना होगा। यही मेरा पैगाम है। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे मुजाहिद पाशा साहब कुरैशी, स्टेट सेक्रेटरी WPI, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ एडल इंस्टीट्यूशंस।
सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त आपने हमें दिया। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जश्न आज़ादी के इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में फिर किसी पर्सनालिटी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मास मीडिया नेटवर्क, अवाम की आवाज़। थैंक यू।